12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, सी रॉक होटल, एक के बाद एक 12 धमाके। महज 2 घंटे में मुंबई की सड़कों पर 257 लाशें बिछ चुकी थीं। सपनों की नगरी शमशान बन गई। हर तरफ सिर्फ बारूद का धुआं और चीखें। लेकिन इन धमाकों की गूंज ने सिर्फ भारत को नहीं हिलाया, इसने 7 समंदर पार दुबई में बैठे छोटा राजन को अंदर तक तोड़ दिया। जब टीवी पर अपने ही शहर को जलता देखा तो राजन को यकीन नहीं हुआ। ये काम किसी दुश्मन का नहीं, उसके अपने दोस्त दाऊद इब्राहिम का था। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड में कहा जाता था छोटा राजन का ऑर्डर मतलब सीधे दाऊद का ऑर्डर। लेकिन उस एक धमाके ने इस भरोसे के भी चित्रे उड़ा दिए। आखिर क्यों जब बात देश पर आई तो जिस दाऊद के लिए राजन जान दे सकता था वो उसी की जान का प्यासा बन गया। क्या छोटा राजन सिर्फ एक गैंगस्टर था या असल में अजीत डोभाल का तैयार किया रॉ का एक सीक्रेट एजेंट? टाइमलेस थ्रेड की इस रोमांचक वीडियो में आज हम खोलने वाले हैं अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी गद्दारी और दुनिया की सबसे लंबी दुश्मनी की फाइल, दाऊद वर्सेस छोटा राजन। 1993 वो साल जब हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। देश के भीतर मजहब के नाम पर जहर घुल चुका था। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद शहर में तनाव था। हिंदू और मुसलमान के बीच भरोसे की डोर लगभग टूट चुकी थी। सरहद पार बैठा पाकिस्तान इसी मौके की तलाश में था। आईएसआई को भारत में दहशत फैलाने के लिए एक मोहरे की तलाश थी और वो मोहरा बना दाऊद इब्राहिम। मकसद साफ था, मुंबई को जलाना और हिंदुस्तान को घुटनों पर लाना। 12 मार्च के वो धमाके सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं थे, वो एक ऐसी साजिश थी जिसने देश को हमेशा के लिए धर्म के नाम पर बांट दिया। एक ऐसी दरार जो आज तक नहीं भर पाई है। यही छोटा राजन की दाऊद के प्रति वफादारी को भी गहरा झटका लगा। राजन एक अपराधी था, स्मगलर था, कातिल था, लेकिन वो देशद्रोही नहीं था। इतनी बड़ी साजिश रची गई, सैकड़ों बेगुनाह हिंदुस्तानी मारे गए और सब कुछ तय हुआ उसकी पीठ पीछे। दाऊद, टाइगर मेमन और छोटा शकील तीनों ने मिलकर हर चाल चली और डी कंपनी के नंबर 2 को अंधेरे में रखा। दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ एक डॉन नहीं रहा था, वो एक टेररिस्ट बन चुका था। शुरुआत में राजन का दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लगा कि उसके भाई पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और वो दाऊद के बचाव में बयान देता रहा। लेकिन जब पुख्ता सबूत उसकी आंखों के सामने आए तो उसकी बरसों पुरानी वफादारी नफरत की आग में बदल गई। उसने खुली चुनौती दी, देश के दुश्मन चाहे जमीन के नीचे क्यों ना हो, वो उन्हें ढूंढेगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। ये बयान आग की तरह फैला। अब लड़ाई सिर्फ अंडरवर्ल्ड की नहीं रही। राजन ने धर्म और देशभक्ति का ऐसा दांव खेला कि इसका असर तुरंत दिखा। रातों रात दाऊद की गैंग बढ़ गई। जो हिंदू दाऊद के लिए काम करते थे वो टूटकर राजन के पास आने लगे और इसी के साथ आगाज हुआ खून खराबे के उस सिलसिले का जो अगले 2 दशकों तक दुनिया के अलग अलग कोनों में चलने वाला था। राजन ने अपनी हिट लिस्ट तैयार की। टारगेट पर थे वो लोग जो 1993 धमाकों में शामिल थे। उसके अंदर बदले की आग तो थी, लेकिन दाऊद के एम्पायर से टकराने के लिए उसे और रिसोर्सेज की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है भारतीय खुफिया एजेंसियों के उस चाणक्य नीति की जिसने इस गैंगवार का रुख ही पलट दिया। उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक तेज तर्रार ऑफिसर अजीत डोभाल ने एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और उन्होंने भांप लिया था कि दाऊद को अगर कोई काट सकता है तो वो सिर्फ छोटा राजन है। ये कोई आम पुलिस ऑपरेशन नहीं था, ना कोई FIR, ना कोई फाइल और ना ही कोई लिखित आदेश। एक तरफ रॉ और IB के पास रिसोर्सेज थे और दूसरी तरफ राजन के पास दाऊद के लोगों की खुफिया जानकारी और ट्रिगर दबाने वाले हाथ। लेकिन इस खेल की एक कीमत भी थी। देश को मिल रही थी जानकारी और राजन को एक ढाल। एक सीक्रेट डील हुई और राजन भारतीय एजेंसियों का एक अनऑफिशियल एसेट बन गया। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन अप। दिल्ली से खुफिया जानकारी मिलती और राजन के शूटर्स ट्रिगर दबा देते। काठमांडू में दाऊद का राइट हैंड और ISI का एजेंट मिर्जा दिलशाद बेग जो नेपाल से भारत में हथियार भेजता था, उसे राजन के लड़कों ने बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया। मुंबई ब्लास्ट के आरोपी सुनील सावंत को दुबई में घुसकर मारा गया और दाऊद के फाइनेंसर शरद शेट्टी को दुबई के इंडिया क्लब में दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। हर हत्या के पीछे राजन का एक ही संदेश था, देश से गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी। मीडिया में खबरें छप रही थीं। लोगों को लगने लगा था कि कोई तो है जो दाऊद को उसके घर में घुसकर मार रहा है। अब छोटा राजन सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि जनता की नजरों में एक देशभक्त डॉन बन चुका था। उसे पब्लिक का खूब सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन अखबारों की इन सुर्खियों के पीछे एक ऐसी टॉप सीक्रेट फाइल खुल चुकी थी जिसकी भनक दुनिया को नहीं थी। पर्दे के पीछे अजीत डोवल और छोटा राजन के बीच एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो चुका था जिसका मकसद था दाऊद का दी एंड। जाल पूरी तरह बिछ चुका था। राजन का सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर दाऊद की गर्दन तक पहुंचने ही वाला था और उसकी मौत बस कुछ पल दूर थी। मगर बदकिस्मती कहिए या लापरवाही, ऐन मौके पर बाजी पलट गई।
भारतीय एजेंसियों की एक ऐतिहासिक भूल ने दाऊद को नई जिंदगी दे दी। हुआ ये कि जिस वक्त राजन का शूटर विक्की मल्होत्रा मिशन के लिए तैयार था, लेकिन उसी वक्त एजेंसियों के बीच एक भयानक कम्युनिकेशन गैप हो गया। एक तरफ दिल्ली में बैठे मास्टरमाइंड्स इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। ठीक उसी नाजुक पल में मुंबई पुलिस की टीम वहां आ धमकी। उन्हें लगा कि वो किसी अपराधी को पकड़ रहे हैं, लेकिन अनजाने में उन्होंने विकी को गिरफ्तार कर भारत के सबसे बड़े ऑपरेशन पर पानी फेर दिया। एक सुनहरा मौका हाथ से फिसल गया और इसकी भारी कीमत हिंदुस्तान आज तक चुका रहा है। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो बस उस 20 साल लंबी खूनी जंग की शुरुआत थी। दाऊद इब्राहिम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो चुप बैठने वालों में से नहीं था और अब बारी उसके जवाबी हमले की थी। मगर इससे पहले कि हम उस पलटवार तक पहुंचे, हमें थोड़ा पीछे जा इस कहानी की शुरुआत को समझना होगा, क्योंकि नफरत इतनी गहरी तभी होती है जब दोस्ती कभी बेमिसाल रही हो। साल 1970, सपनों की नगरी मुंबई। एक तरफ इसकी चमक, रफ्तार और बेतहाशा कामयाबी, और दूसरी तरफ दशकों तक इस शहर पर मंडराता अंडरवर्ल्ड का खौफनाक साया। गैंग वॉर्स के खूनी सिलसिलों के बाद जब धुआं छटा तो बचा सिर्फ एक ही बेताज बादशाह, दाऊद इब्राहिम। 1980 के दशक तक उसने ऐसी ढाक जमा ली थी कि उसका नाम ही दहशत पैदा करने के लिए काफी था। लेकिन दाऊद का ये एम्पायर सिर्फ उसकी अपनी ताकत पर नहीं टिका था। उसके साथ चलता था एक साया जो उसका वजीर था, उसकी आंखें और उसका दिमाग था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का डिफैक्टो राजा, छोटा राजन। डोंगरी की गलियों में पला बढ़ा दाऊद शुरुआत में कोई डॉन नहीं, सिर्फ एक मामूली स्मगलर था। उस दौर में मुंबई पर हाजी मस्तान, करीम लाला और वृद्धराजन मुदलियार जैसे पुराने दिग्गजों का दबदबा था। लेकिन वक्त करवट बदल रही थी। पुरानी पीढ़ी पीछे हट रही थी और उभर रही थी एक नई पीढ़ी, ज्यादा चालाक, ज्यादा बेरहम, जो अपनी सत्ता की भूख के लिए देश को बेचने से भी पीछे नहीं हटने वाली थी। इसी दौर में दाऊद ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, अगर पूरी मुंबई पर हुकूमत करनी है तो सिर्फ पैसा या दिमाग काफी नहीं है। उसे चाहिए था एक ऐसा वजीर जो सड़कों की जुबान समझता हो, जिसके हाथ गोली चलाने से पहले कांपे नहीं, और जो जरूरत पड़ने पर उसके लिए मौत के सामने भी सीना तान कर खड़ा हो जाए। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जिसका नाम उन दिनों मुंबई की हवाओं में धीरे धीरे फैल रहा था, छोटा राजन। असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे। ना कोई खानदानी बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा नाम, बस गुस्सा और एक मर मिटने वाली वफादारी। शुरुआत बेहद मामूली थी, थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करना और छोटी मोटी वसूली। लेकिन एक दिन पुलिस से सीधी भिड़ंत हुई और उसी भिड़ंत में राजेंद्र ने कांस्टेबल की लाठी छीनी और उसी से पुलिस पर हमला कर दिया। कई पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। उसने साबित कर दिया कि वो डरने वालों में से नहीं है। कुछ ही वक्त में वो बड़े राजन की गैंग में पहुंचा, जो उस वक्त इलाके का नामी गुंडा था, और वहीं उसने सीखा अंडरवर्ल्ड का असली उसूल। यहाँ अगर डर पैदा नहीं कर सकते तो ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह सकते। उस वक्त बड़ा राजन और एक दूसरे गैंगस्टर अब्दुल कुंजू के बीच 36 का आंकड़ा था। मुंबई पर राज करने की हौर थी और इसी हौर में कुंजू ने एक खौफनाक चाल चली। उसने धोखे से कोर्ट के ठीक बाहर बड़े राजन की बेरहमी से हत्या करवा दी। जब बड़ा राजन की हत्या हुई तो अंडरवर्ल्ड को लगा कि एक और नाम दफन हो गया। दुश्मनों को लगा खेल खत्म, गैंग खत्म। लेकिन राजेंद्र निकलजे ने अपने गुरु की मौत पर आंसू नहीं बहाए। उसने बिखरती हुई गैंग की कमान संभाली और उसी दिन राजेंद्र निकलजे मर गया और पैदा हुआ छोटा राजन। उसने कसम खाई, बदला लिया जाएगा छिपकर नहीं, सबके सामने, और ऐसा कि दुनिया याद रखे। राजन अब कुंजू की परछाई बन चुका था। कुंजू जहां भी भागता मौत उसे घूर रही होती। डर का आलम यह था कि कुंजू का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसे अब हर चेहरे में छोटा राजन दिखने लगा था। जान बचाने के लिए उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, यह सोचकर कि जेल की दीवारें उसे बचा लेंगी। लेकिन राजन की नफरत सलाखों से भी मजबूत थी। उसने पहले कोर्ट की पेशी के दौरान हमला किया, मगर कुंजू बच निकला। फिर जब इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, राजन वहां भी मौत बनकर पहुंच गया। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने कुंजू का साथ दिया। कुंजू जिंदा जरूर था, लेकिन अपने गुरु की मौत के इतने समय बाद भी जिस तरह राजन एक के बाद एक जबरदस्त प्लानिंग कर रहा था, उस पर दाऊद इब्राहिम की नजर पड़ी। दाऊद को राजन की वफादारी दिखी, उसकी डेयरिंग दिखी, और सबसे जरूरी उसका डर पैदा करने का तरीका। उसे लगा डी कंपनी को मुंबई की सड़कों पर ऐसे ही एक कमांडर की जरूरत है। उसने राजन को अपनी गैंग में शामिल किया और कुंजू को मारने में उसकी मदद की। कुंजू के जेल से छूटने के बाद आखिरकार एक मौका मिला, क्रिकेट का मैदान। मैच का शोर और बेखबर भीड़। तभी अचानक वहां गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट। राजन ने अब्दुल कुंजू को खेल के मैदान में दिन दहाड़े भून दिया। उस एक घटना ने पूरी मुंबई में दहशत पैदा कर दिया। कल तक जो सिर्फ एक मामूली टिकट ब्लैकर था, उस दिन के बाद पूरी मुंबई की हवाओं में उसका नाम गूंज रहा था। दाऊद से हाथ मिलाते ही छोटा राजन का कद अंडरवर्ल्ड में कई गुना बढ़ गया। देखते ही देखते वह डी कंपनी का सबसे घातक हथियार बन गया।
शुरुआत में राजन का काम साफ था, मुंबई के बड़े बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी वसूलना, जमीनों के विवादों को दाऊद की डी कंपनी के हक में फैसला करवाना, और सबसे अहम, दाऊद इब्राहिम की एक उंगली उठते ही उसके दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश कर देना। उसका तरीका जितना खौफनाक था, उसका दिमाग उतना ही शातिर। जल्द ही रियल एस्टेट की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। कहा जाने लगा, मुंबई में जमीन की कोई भी बड़ी डील छोटा राजन की कमीशन के बिना पूरी नहीं होती। इसी दौर में उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए दाऊद के सबसे पुराने दुश्मनों में से एक करीम लाला के भतीजे समद खान को भी नहीं बख्शा। दिन दहाड़े गोलियां चली और समद खान मौत के घाट उतार दिया गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था, पुराने गैंग्स के लिए चेतावनी और दाऊद की बादशाहत का पैगाम। राजन की वजह से डी कंपनी का खजाना और रसूख दोनों दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे थे। उसने बहुत कम वक्त में दाऊद का वो भरोसा जीत लिया जो कभी किसी और को नसीब नहीं हुआ। इतना भरोसा कि दाऊद ने उसे स्मगलिंग रूट्स की जिम्मेदारी भी सौंप दी। अब राजन उसका राइट हैंड बन चुका था। वो सिर्फ मुंबई का नहीं, मुंबई के बाहर भी डी कंपनी का चेहरा था। तभी हालात बदले और आया वो मोड़ जिसने इस रिश्ते को और भी मजबूत और खतरनाक बना दिया। पुलिस केसों का दबाव बढ़ा, दाऊद के लिए भारत में रहना नामुमकिन होने लगा और एक दिन वो मुंबई छोड़कर दुबई भाग गया। लेकिन जाते जाते उसने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उसने अपनी पूरी सल्तनत, पूरे इंडिया ऑपरेशन की चाबी सौंप दी छोटा राजन को। अब खेल साफ बन चुका था। दाऊद दुबई में बैठकर दिमाग चलाता था और राजन मुंबई की जमीन पर हाथ बनकर उसे अंजाम तक पहुंचाता। यही दौर था जब डी कंपनी अपने सबसे ताकतवर रूप में थी। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे मजबूत साम्राज्य भी बाहरी हमलों से नहीं, अक्सर गलतफहमी की एक छोटी सी दरार से बिखर जाते हैं। और यही गलतफहमी आगे चलकर इस कहानी की सबसे बड़ी गद्दारी की वजह बनने वाली थी। 1988 आते आते मुंबई पुलिस का शिकंजा छोटा राजन पर भी कसने लगा। एनकाउंटर का डर और कानून की बेड़ियां उसे भी सताने लगी और आखिरकार राजन को भी वही रास्ता चुनना पड़ा जो उसके बॉस ने चुना था। वह भी मुंबई छोड़कर दुबई चला गया। वहां दाऊद की आलीशान पार्टियों और बेहिसाब दौलत के बीच राजन का स्वागत एक शहजादे की तरह हुआ। ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा था, भाईचारा था, जश्न था और पूरी दुनिया मुट्ठी में थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे अंधेरे में कुछ सांप पल रहे थे। दाऊद इब्राहिम अकेला नहीं था, उसके इर्द गिर्द थी उसकी अपनी फैमिली, उसके भाई अनीस इब्राहिम, नूरा और उसका सबसे वफादार बचपन का साथी छोटा शकील। यही वो लोग थे जिन्हें राजन का यह रुतबा खटकने लगा था। उन्हें यह हजम नहीं हो रहा था कि एक बाहरी आदमी, एक गैर मुस्लिम डी कंपनी में नंबर 2 की गद्दी पर कैसे बैठा है, कैसे वो दाऊद के खून के रिश्तों से ज्यादा अहम हो गया है। और यहीं से शुरू हुआ कान भरने का खेल। छोटा शकील ने धीरे धीरे दीमक की तरह दाऊद के दिमाग को कुतरना शुरू किया। वो हर रोज उसको राजन के खिलाफ भड़काता। दाऊद, जो अब तक राजन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, अब उसकी आंखों में शक की धुंध छाने लगी थी। उसे लगने लगा कि कहीं उसने एक भेड़िए को तो नहीं पाल लिया जो बड़ा होकर उसी को खा जाएगा। रिश्तों में खटास आ चुकी थी, बातचीत कम होने लगी थी, महफिलें अब बंटने लगी। लेकिन इस शक को नफरत की आग में बदलने के लिए एक चिंगारी की कमी थी और वो चिंगारी बनी 1993 के बम धमाके। दोस्ती खत्म हुई और जंग शुरू हुई। सालों तक दुनिया भर में चूहे बिल्ली का ये जानलेवा खेल चलता रहा। कभी नेपाल, कभी दुबई, तो कभी बैंकॉक। एक तरफ राजन दाऊद के एम्पायर की ईंट से ईंट बजा रहा था, तो दूसरी तरफ बौखलाया हुआ दाऊद भी राजन की जान का प्यासा हो चुका था। दाऊद समझ गया था कि छोटी मोटी झड़पों से काम नहीं चलेगा, इसलिए साल 2000 में उसने किया एक फाइनल स्ट्राइक। बैंकॉक में छोटा राजन एक सुरक्षित फ्लैट में छिपा था। तभी पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर आए छोटा शकील के शूटर्स ने फ्लैट पर धावा बोल दिया। गोलियों की बारिश हो गई। राजन का खास साथी रोहित वर्मा मारा गया। राजन को गोलियां लगी थीं, पुलिस चारों तरफ थी, उसका बचना नामुमकिन। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि थाईलैंड पुलिस के पहुंचने से पहले ही राजन हॉस्पिटल से गायब हो गया। सूत्रों का दावा है कि यह कोई मामूली एस्केप नहीं था। कहा जाता है कि इंडियन एजेंसीज और अजीत डोवल ने उसे वहां से इवैक्यूएट करवाया था, क्योंकि अभी दाऊद को खत्म करने का मिशन बाकी था। इस हमले ने राजन को शारीरिक रूप से तोड़ दिया। अगले 15 सालों तक वो एक गोस्ट बनकर रहा, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कंबोडिया, कभी यूरोप। वो भागता रहा और दाऊद के आदमी साई की तरह उसका पीछा करते रहे। और फिर आया साल 2015। इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर राजन पकड़ा गया। दुनिया के लिए ये एक गिरफ्तारी थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन चुके अजीत डोभाल को खबर मिल चुकी थी कि दाऊद के शूटर राजन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उसका मारा जाना तय था। लेकिन भारत का एक उसूल है, इंडिया नेवर लीव्स इट्स एसेट बिहाइंड, चाहे वो एसेट रिटायर ही क्यों ना हो चुका हो। जानकार कहते हैं कि यह अरेस्ट नहीं बल्कि एक एक्सट्रैक्शन मिशन था। मकसद साफ था, अपने एसेट को बचाना और उसके दिमाग में कैद दाऊद के सीक्रेट्स को भारत लाना। राजन जानता था कि दुनिया में उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है तो वो है उसका अपना देश।
कहानी का अंजाम देखिए। वही राजेंद्र निकलजे जिसके इशारे पर कभी मुंबई नाचती थी, आज तिहाड़ जेल की एक छोटी सी कोठरी में व्हीलचेयर पर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है, बीमार और लाचार। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, क्या राजन वाकई देशभक्त था या देशभक्ति सिर्फ एक ढाल थी अपने गुनाहों को छिपाने और अपनी जान बचाने की? फैसला आप पर है, लेकिन यह कहानी एक ही सच बयां करती है, जुर्म की दुनिया में आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, उसका रास्ता हमेशा बर्बादी पर ही खत्म होता है। टाइमलेस थ्रेड की आज की पेशकश में इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुनी दास्तान के साथ। जय हिंद।